चाय पे चर्चा में आज हमारे बीच हैं डॉक्टर देव कोठारी। आप राजस्थान और राजस्थानी के विद्वान हैं। डॉक्टर कोठारी, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर कोठारी, बताएं कि ये आपका जब रुझान हुआ खासतौर पर पढ़ने की तरफ, तो शुरू में पढ़ने की तरफ रुझान पैदा करने में किन किन लोगों का योगदान रहा? बचपन के अंदर मेरे बड़े भाई साहब में सोनलाल जी कोठारी, जब गोविंदा का रहने वाला हूं, अब छोड़ दिया है, लेकिन उनका कविताएं लिखने में बड़ी रुचि थी उनकी। वो कविताएं लिखते थे और उनके मित्रों के साथ बैठकर कवि गोष्ठी भी करते रहते थे। तो उस दौरान मुझे उनका रुझान हुआ और फिर उस दौरान ये भी पता चला कि मतलब यहाँ जनार्दन राय नागर बहुत बड़े व्यक्ति हैं और बड़े अच्छे विद्वान हैं और रात भर बैठ के नाटक लिखते हैं। तो मेरे को उनसे मिलने की इच्छा हुई। फिर कविराम मोहन सिंह थे जो प्रसिद्ध रासों का संपादन किया, उनका भी नाम बराबर आता था। तो उस हिसाब से मेरी रुचि इधर हुई। तो फिर मैंने भी कविता करनी शुरू की। तो अब तो मैंने छोड़ दिया कविता करना, लेकिन फिर मैं मंच पे कविताएं करता था। प्रकाश आतोर के संपर्क में आया और उनका बड़ा मेरे प्रति बड़ा स्नेह था। तो यूं करके मैं साहित्य के परिचय संपर्क में आया। और जब एमए हिंदी में मैंने कर लिया, प्रथम श्रेणी में कर लिया, तो मेरा पीएचडी करने का मानस बना। तो डॉक्टर के शर्मा मेरे गुरुजी हैं, उनके अंडर में मैंने राजस्थानी भाषा और साहित्य विक्रम संवत साल 1600 से 1750 तक का 100 वर्ष का मैंने पीएचडी की। और उसके पहले का वाला पीरियड है जो 1550 से 1650 तक डॉक्टर हीरालाल महेश्वरी ने काम किया। तो मैंने उसके आगे वाला पीरियड लिया, तो उस पर किया। और पीएचडी का रहा ये कि मैंने 2 चैप्टर लिखे शुरू में और मेरे गाइड महोदय को बताया। तो उन्होंने 15-20 दिन अपने पास रखा और फिर उन्होंने देखा कि नहीं भगवान जाने, उन्होंने कहा आप तो टाइप हो जाए थीसिस मेरे पास ले आना। उन्हें इतना मेरे पर लेखन पे विश्वास हो गया। तो खैर टाइप हो गया। अब वाइवा होने का आया। तो वाइवा का नियम यह था कि गाइड को जो बाहर का एक्सपर्ट है उसको आकर के यहाँ आकर के लेना पड़ेगा। तो वो उसमें स्थिति ये थी कि वो डॉक्टर नगेंद्र थे मेरे गाइड और डॉक्टर भागीरथ मिश्र थे सागर वाले। तो दोनों ने मेरे पीएचडी में लिख दिया था कि भाई इनको वाइवा की आवश्यकता नहीं है, काम इतना सुंदर किया हुआ स्तर का है, हमको आवश्यकता नहीं है। लेकिन नियम ऐसा था कि वाइवा आवश्यक था। तो फिर यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा भाई आप अपने स्तर पर, हम तो उनको नहीं बुलाएंगे क्योंकि, लेकिन आप जा सकते हो दिल्ली जाओ उनके। तो के साहब ने मुझे कहा भाई दिल्ली आपको चलना पड़ेगा। मेरा काम है, मुझे आना ही है। तो दिल्ली गए। उसमें वो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय में वो डायरेक्टर थे डॉक्टर नगेंद्र। तो वहां उन्होंने मुझे देखा और बात की। तो तुम क्यों लेके आए? मैंने मना कर दिया था, अविभावक की आवश्यकता नहीं, आप क्यों लेके आए? के साहब को उन्होंने कहा। तो साहब हमारा नियम ऐसा है, यूनिवर्सिटी का आना ही पड़ेगा। तो ऐसा है यहाँ तो ऑफिस के अंदर बात नहीं है, मेरे पास में मेरी बिटिया रहती है, तो वहां चलते हैं, वहीं चाय पियेंगे, वहीं वाइवा ले लेंगे आपका। तो वहां मैं लेके गए उनके साथ ही, उनकी कार में हम दोनों गए। तो गए, बैठा और वो फार्म निकाल के, कहाँ है फार्म जो लाओ जो की पूर्ति करनी, उन्होंने पूर्ति कर ली, दस्तखत कर लिए। एक बार मुझे पूछा उन्होंने कि क्या काम आपने किया? मैं कहा सब सामने है, आप जो भी चाहे पूछे, मैं तैयार हूँ। तो नहीं, कोई आपने काम आपने किया, बस मेरे काम देख के लिया, आपका स्तर का काम है। और मुझे वहां दस्तखत किया फार्म के ऊपर, चाय पिलाई और उन्होंने कहा अब आपको दिल्ली बड़ा महंगा शहर है, आपको यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं, तत्काल जाओ यहाँ से, रवाना हो जाओ। हालांकि वैसे कह रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन आपको यहाँ महंगा बहुत शहर है और आप छात्र हो। यूं करके मुझे उन्होंने रवाना कर दिया। फिर डिग्री मुझे मिल गई। तब से राजस्थानी में मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ, तब से राजस्थानी में लिखने लगा मैं जी। तो फिर उसमें एक भीमविलास यहाँ आशिया जी हैं, उनका भी काम किया मैंने। और भीमविलास उनका लिखा हुआ है, परम बारठ है, उनका भी लिखा हुआ है, जिन्होंने रघुवर जस प्रकाश लिखा। तो उनका भीमविलास का मैंने संपादन किया। फिर राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियां, उसके ऊपर मैंने एक सेमिनार रखी। उस सेमिनार का फिर सारे पत्र आए हैं, सारी राजस्थान की जितनी भाषाएं हैं और उपबोलियां हैं उनके ऊपर सारे पत्र पढ़े गए, उनका पुस्तक छपा है। उसके बाद राजस्थानी की एक रूपता को लेकर भी मैंने गोष्ठी की। एक रूपता को लेकर वो तो कह छप तो नहीं पाई, लेकिन उसके बड़ा मूल्यांक अच्छा रहा, सहयोग अच्छा रहा। डॉक्टर देव कोठारी, राजस्थानी की एक रूपता की, और ये प्रश्न बार बार आता है और उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब मेवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली जाती है, हाड़ौती बोली जाती है, वागड़ी बोली जाती है, राजस्थानी दरअसल है कहाँ? किस भाषा को आप राजस्थानी कह रहे हैं? और इन बोलियों को राजस्थानी माने तो आपस में झगड़ा होता है। इस बार एकता के ऊपर मैंने सेमिनार कराई, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा। लेकिन जब मैं अकादमी का जिम्मेदारी मुझे सौंपी अध्यक्ष की, राजस्थानी भाषा और साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर की अध्यक्ष सौंपी, तो उसमें इस बात को मैंने वापस उठाया। तो मैंने एक शर्मा जी है, यहाँ पर जयपुर में रहते हैं, हिंदी विभाग में थे, वो उनकी राजस्थानी की रुचि है। मैंने कहा आप राजस्थानी की एक रूपता के ऊपर कोई बात हो तो आप मुझे लिख करके दें। तो उन्होंने फिर सारी बोलियों का किया। उन्होंने कहा जितनी भी बोलियां हैं उनकी आंतरिक एक रूपता सबकी एक है,
बोली का लहजा अलग है, बोली का लहजा अलग होने की वजह से सब अलग अलग बात करते हैं, लेकिन आंतरिक एक रूपता, व्याकरण की एक रूपता, ध्वनि की एक रूपता और भाषा विज्ञान की दृष्टि से एकता, वो सारी एक है। फिर उन्होंने राजस्थानी की एक अंतरंग एक रूपता के ऊपर उन्होंने काम किया और वो पुस्तक का रूप में छप गई। तो उस समय ये एक रूपता बड़ा बड़ा प्रश्न आता रहता था। तो मैंने जगह जगह सेमिनार भी की। तो मेरा मूल मानना ये है कि जैसे हिंदी के अंदर, हिंदी एक भाषा है, लेकिन ब्रज है, मैथिली है, अवधी है, राजस्थानी है, गढ़वाली है, भोजपुरी है, ये सब उसके अंतर्गत है, ये उपबोलियां एक भाषा। उसी तरह से राजस्थानी की ये उपबोलियां हैं, सारी जैसा शेखावाटी हो, चाहे ढूंढाड़ी हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे मेवाड़ी हो, वागड़ी हो, ढूंढाड़ी हो, मेवाती हो, कुछ भी हो, ये सब उसकी एक रूपता उसकी है। उसकी आंतरिक संरचना सबकी एक ही है। ध्वनि का अंतर जरूर है, वो हम मानते हैं ध्वनि का अंतर है। ध्वनि का अंतर तो हिंदी के अंदर भी है। जैसे बिहार का व्यक्ति हिंदी बोलता है तो वो बिहार का उसकी ध्वनि अलग है, और उसी वाक्य को मैं बोलूंगा उदयपुर में तो उसका वाक्य वो ध्वनि उसकी अलग है। जयपुर का बोलेगा उसकी ध्वनि अलग है। ये बात तो सब में है, हिंदी के अंदर भी है, हिंदी गुजराती के अंदर भी, गुजराती वहां की राज्य भाषा है गुजरात की, लेकिन सौराष्ट्र की गुजराती की बोली की ध्वनि अलग है। अहमदाबाद की मध्य गुजरात है, उसकी ध्वनि अलग है, और दक्षिण गुजरात है, सूरत आगे वाला, तो उसकी ध्वनि अलग है। और हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी ये स्थिति है। अंग्रेजी में ब्यूटी बट वाला है, या जैसे कलर है, तो कलर की स्पेलिंग ब्रिटेन में अलग है और अमेरिका में अलग है, तो दोनों के बोलने में अंतर है, लेकिन शब्द तो वो के वही है। तो ये ध्वनि का अंतर की वजह से हम कहते हैं एक रूपता नहीं है, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। डॉक्टर कोठारी, आपने जब लिखना शुरू किया तो पहली पुस्तक कौन सी लिखी, और अब तक जितनी किताबें लिखी उनमें से सबसे ज्यादा प्रिय कौन सी है? लिखने में तो मैंने भीम विलास का मैंने संपादन किया है, राजस्थानी भाषा उसकी बोलियों का किया है, और एक कहिबाट विलास है, डॉक्टर सौभाग्य सिंह जी शेखावत के साथ हम दोनों ने मिलकर के उसका संपादन किया है। पुरानी वार्ता है, कोर्स में भी लगी हुई है। और इसके अलावा मैंने इतिहास में भी एमए हूं, मैं प्राकृत में भी एमए हूं, तो इतिहास में भी मैंने काम किया। महाराणा प्रताप और उनका युग, इसके ऊपर काम किया है। और इसके अलावा राजस्थान का व्यापारिक संदर्भ क्या रहा है पूरे विश्व, वो काम किया है। इस प्रकार से मैंने बहुत सारा, मेवाड़ का स्वतंत्रता आंदोलन में मैंने काम किया है। इस तरह की करीब 20-22-23 किताबें हैं इस तरह से मेरी। और आर्टिकल बहुत सारे आर्टिकल है। मैं पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूं, तो उसके हिसाब से मैंने उसमें इतिहास की लेख भी लिखता था, और व्यंग तो डेली लिखता था, संपादकीय डेली लिखता था, और सप्ताह में एक बार में इतिहास संबंधी लेख लिखता था। इस प्रकार से मेरा पत्रकारिता से जुड़ा रहा। पत्रकारिता के साथ मुझे कोटा का जो वहां से विजयमसी की क्लासें हैं, पत्रकारिता क्लासें, उसकी मैंने ली, उदयपुर की क्लासें ली, पेपर छांटे, आज भी वो क्रम चल रहा है। तो इस तरह से मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ। डॉक्टर कोठारी, ये बताएं कि आपने इतना जो लेखन किया उसमें सबसे ज्यादा संतोष किस कृति पर आपको हुआ? सबसे ज्यादा तो राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियां हैं, उस पर मुझे बहुत अच्छा सुनता, क्योंकि इसको लेकर के लोगों में बड़े विवाद रहा है, और मेरे उसके माध्यम से मैंने उसको विवाद को मेरे अपने हिसाब से मैंने समाप्त करने की कोशिश की है। वो विद्वानों का निर्णय अलग अलग हो सकता है, लोकतंत्र है, तो अपनी अपनी बात कहेंगे। वो है भीम विलास है, और एक महाराणा प्रताप उनका युग है, ये मेरा अच्छी रही है। और मेवाड़ का स्वतंत्रता संग्राम जो रहा है, उसके ऊपर कभी किसी ने काम नहीं किया। मेवाड़ का पूरा स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लेकर उसकी भूमिका के अंदर महाराणा प्रताप से लेकर के और सन 47 तक जो विभिन्न प्रकार, अब लोग यहाँ कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन यहाँ उग्र आंदोलन भी हुए हैं, जिसका उन्होंने पूरा विवरण दिया कि मेवाड़ के अंदर उग्र आंदोलन कैसे हुआ स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के, उनमें कौन कौन शरीक थे, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे विद्रोह किया, वो सारा मैंने डिटेल उसमें दी है। डॉक्टर कोठारी, आप मेवाड़ के स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र कर रहे थे, बताएं कि कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की जो लोगों को पता नहीं, और कौन कौन से ऐसे सेनानी हैं मेवाड़ अंचल के जिन्हें जो पहचान मिलनी चाहिए थी नहीं मिली? मेवाड़ में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन यूं तो प्रारंभ से प्रताप का जो आंदोलन है, वो प्रताप ने जो विरोध किया अकबर का, वो भी एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन ही रहा है। और उस परंपरा को आगे वाले शासकों ने लगातार निभाया। कभी वो किसी के रहे, किसी के गुलाम वो नहीं रहे। अंग्रेज भी आए, अंग्रेजों ने दोस्ती लंदन नाम से उन्होंने दोस्ती करके रखे, लेकिन उनकी अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं की। तो उस दौरान 1857 के अंदर भी यहाँ पर मतलब थोड़ा विद्रोह हुआ। उस विद्रोह कुछ लोग तांत्या टोपे भी यहाँ पर आए, यहाँ नाथद्वारा के अंदर भी रहे, कोठियारा के जो रावत थे उनसे भी उनका संपर्क रहा, वहां रहे, वहां संघर्ष भी हुआ। उसके बाद सलूमर के केसी सिंह जी थे वहां के, उनका भी उनके संपर्क रहा, और इन सबका संपर्क होते हुए यहाँ के महाराणा का उनको आंतरिक रूप से सहयोग रहा।
बाहरी रोग से तो उनका अंग्रेजों से दोस्ती कर रखी थी, उस हिसाब से नहीं कर सकते थे, लेकिन आंतरिक उनका पूरा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक सारा उनका केंद्र वहां रहा, लेकिन जो उदयपुर में आकर के जेल में बंद रहे तो महाराणा ने उनको उस तरह पूरा सपोर्ट किया, उनको अंदर से मतलब किसी तरह की उनको तकलीफ नहीं हो। इस प्रकार मोतीलाल तेजावत भी रहे, उन्होंने बिलो का आंदोलन किया, बिलो के आंदोलन के अंदर उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उनको गिरफ्तार करना या परेशान करना या मारपीट करना या उनके साथ और कुछ जाति करना, ऐसा महाराणा ने कभी नहीं किया। महाराणा का हमेशा स्वभाव, यहाँ के महाराणा का स्वभाव स्वतंत्र आंदोलन करती सहानुभूति वाला स्वभाव रहा। इस प्रकार का रहा है। बहुत ऐसे एक घटना मैं आपको सुना दूं। गोकुंदा यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर है। 1943 की बात है। उसमें 1942 का आंदोलन भारत छोड़कर चल ही रहा था, उसमें उसी दौरान की बात है। 43 के अंदर वहां के जो देवीलाल जी मेहता वहां के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नेतृत्व के अंदर वहां के सारे जो आदिवासी है उन और मोतीलाल तेजावत का भी सहयोग रहा। उन सोबों ने कहा हमको कोई टैक्स वगैरह नहीं, गोकुंदा के ठिकाने का टैक्स है वो भी नहीं देंगे और मेवाड़ के टैक्स भी नहीं देंगे। तो इस दौरान उन्होंने इतना उग्र आंदोलन किया, तोड़फोड़ भी की, उग्र आंदोलन भी किया। उग्र आंदोलन करके गोकुंदा से रास्ते के अंदर सड़क भी उन्होंने काट दी। और यहाँ जो वर्तमान में महाराणा भूपाल स्टेडियम है वहां आकर के उन्होंने डेरा डाला और सिटी पैलेस पे हम कब्जा करेंगे, महाराणा के महलों पे हम कब्जा करेंगे। करीब 1000-2000 आदमी आए, लेकिन उनके वो केवल भावनात्मक रूप से वहां इकट्ठे जरूर हो गए, लेकिन उनके पास अस्त्र शस्त्र लेने हमको कब्जा करना इस बात थी। लेकिन महाराणा ने फिर पुलिस भेजी और पुलिस भेज कर घुड़सवार भी भेजे, उनको तोड़ दिया और करीब 500 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया, कैद में रखा। इसवाल के गोकुंदा के रास्ते में इसवाल एक जेल है, वहां उनको रखा और करीब उनको मुकदमा चले और उसने देवीलाल जी मेहता को गिरफ्तार भी किया और वो जेल में भी रहे और अंत में उनको छोड़ना पड़ा, कोई प्रमाण नहीं मिला उनके खिलाफ। इस प्रकार बड़ा उग्र आंदोलन हुआ था। डॉक्टर कोठारी, आपने जिक्र किया था कि प्रताप पर भी आपने काफी कार्य किया है। बताएं कि प्रताप और उनके संग्राम के कौन कौन से अनछुए पहलू हैं जिनके बारे में आप अपनी स्मृतियां श्रोताओं से साझा करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं, जैसे मान सिंह यहाँ आए और उसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा, मान सिंह आए और मान सिंह के साथ अगर वो स्वीकार कर लेते, उनके साथ बैठ के भोजन कर लेते महाराणा प्रताप, तो इतना संघर्ष भी नहीं होता, मेवाड़ की आजादी भी कायम रहती और इतना संघर्ष भी नहीं करना, नुकसान भी नहीं होता मेवाड़ का। लेकिन वो इतिहासकार जो ये बात कहते हैं वो ये बात भूल जाते हैं कि अकबर ने मान सिंह को भेजा था। मान सिंह आमेर का एक राजकुमार था, वो यहाँ से मेवाड़ के थे, महाराणा थे, तो महाराणा राजकुमार के साथ राजकुमार ही भोजन करने जाएगा, ये परंपरा आज भी है। उस काल में उन्होंने राजकुमार था और अपने बेटे अमर सिंह को भोजन करने के लिए भेजा, तुम जाओ राजकुमार के साथ। अगर वहां का मान सिंह के फादर आते तो मैं उनके साथ बैठ के भोजन करता। तो वो इस बात को लेकर के उन्होंने, ये प्रताप की बहुत बड़ी गलती थी। मेरा मानना ये गलती नहीं थी, उस बार की कूटनीति थी, उस बार की परंपरा थी, उस परंपरा का निर्वाह किया उन्होंने, उसको गलत। और दूसरी ओर हल्दी घाटी युद्ध को लेकर के कहा यह जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर प्रताप की पराजय हुई और मैंने हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की विजय हुई, यह सन 83 के अंदर एक साप्ताहिक अखबार में मेरा लेख लिखा था और उसमें प्रताप की विजय हुई, उसमें प्रमाण दिए थे मैंने। प्रमाण के अंदर में कुछ बहुत सारे प्रमाण है, लेकिन कुछ 2-4 प्रमाण मैं आपको निवेदन कर दूं। एक तो उदयपुर में जो युद्ध के अंदर जो लड़ाई हुई हल्दी घाटी युद्ध के अंदर, उसमें मुंतकुल सवारी का करता था अलबदायूनी, वो भी साथ में आया था, वो अकबर की सेना के साथ था। तो अकबर की सेना के अंदर रहते हुए वो खुद लिखता है अपनी किताब के अंदर, अलबदायूनी अपनी किताब के अंदर लिखता है कि हमारी सेना 6 को, इतना प्रताप का आक्रमण इतना भयंकर था, हमारी सेना 6 कोस तक भागती रही, हल्दी घाटी मैदान से लेकर 6 कोस तक भागती रही। ये अपना एक प्रमाण है, वो खुद लिख रहा है, जो प्रताप अकबर का जो सेनापति के साथ जो काम कर रहा है वो इतिहासकार है, वो खुद लिख रहा है अपनी किताब के अंदर। तो और फिर बाद में वो जो यहाँ से हल्दी घाटी युद्ध का बाद में वो गए, प्रताप के जा रहे थे, रास्ते के अंदर लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो वो कहता हम जीत गए, तो लोग हंसी उड़ाते थे उनकी, कोई तो हम जीते, हम तुम झूठ कैसे बोल रहे हो। इस प्रकार का प्रमाण खुद उस अकबर मुंतकुल तवारी के अंदर है। इसके बाद मान सिंह और आसिफ खां, प्रताप की जो नीति थी हमको छापामार लड़ाई करनी है, तो वो छापा युद्ध करके वापस पीछे लौट गए पहाड़ों के अंदर। तो मान सिंह की सेना का अगर वो जिंदे होती, अगर जीत होती उनकी, तो मान सिंह की सेना का उनको पीछा करना चाहिए था, तो पीछा नहीं किया, डर के इतने डरे हुए रहे, रात भर वो यहाँ जागते रहे। दूसरे दिन गोकुंदा गए तो गोकुंदा के अंदर रहे, तो वहां गोकुंदा के अंदर खाइयां खोद करके रहे। उन्होंने सोचा प्रताप गोकुंदा में होगा, तो प्रताप गोकुंदा में नहीं थे, लेकिन वहां जाकर के गांव के चारों तरफ खाइयां खोद दी और खाइयां के अंदर कोई लांगे नहीं, वृक्ष काट करके बाढ़ और लगा दी खाइयां सुरक्षा के लिए, इतना उनके अंदर डर था। और उसके साथ भी स्थिति ये थी, राशन की प्रताप ने ऐसी व्यवस्था कर दी, जितने भी मोर्चे थे सब जगह राशन आने बंद कर दिया, तो खाने के लिए उनको सामग्री नहीं मिली। तो उसमें जेठ का महीना था, आम की मौसम थी, तो आम खाकर कुछ समय तक आम खाया, तो आम खाने से उनकी पेचिश शुरू होगी।
तो वो फिर उनको क्या करते, पहले घोड़े भी खाए, घोड़े मार के भी खाए, उनकी भी सीमा थी, पेचिश भी होगी आम खाने से। तो अगर एक जीती हुई सेना की इसी दुर्दशा हो और वहां से उनको इस तरह से जाना पड़े, ये तो मैंने तत्कालीन कारण बताया। एक दो दूसरे प्रमाण बता दूं। हल्दी घाटी युद्ध के 9 वर्षों के बाद यहाँ सुरपनखेड़ा, चावंड के पास में सुरपनखेड़ा गांव है, वहां टिकम बाबू जी का एक मंदिर है, जिसको लोग वहां टिकम बाबू जी कहते हैं, लेकिन वो त्रिविक्रम देव का मंदिर है। तो उस मंदिर के अंदर शिलालेख लगा हुआ है। हल्दी घाटी युद्ध हुआ था 1633 के अंदर, और 1642 का नहीं 1642 के अंदर वो लेख 9 वर्षों के बाद का एक लेख लिखा हुआ है। तो उस लेख के अंदर प्रताप की विजय हुई, खुद उस 9 वर्ष बाद का ही वो है, उसके अंदर प्रताप के युद्ध में विजय हुई साफ लिखा हुआ है। या उदयपुर के अंदर जगदीश मंदिर है, जगदीश मंदिर बड़ा मंदिर है, मेलों के पास में बहुत बड़ा मंदिर है। उसके घर सभा मंडप में प्रवेश करते हैं, सभा मंडप में प्रवेश करते समय गेट के ऊपर ही दोनों तरफ दाएं और बाएं श्याम पाषाण की शिलाओं पर, संस्कृत की शिलाओं में शिलालेख खुदा हुआ, मंदिर के निर्माण का सारी व्यवस्था दी हुई है, इतिहास का भी दिया हुआ वर्णन। उसके 41वें श्लोक के अंदर प्रताप की विजय हुई साफ लिखा हुआ है। तो ये मतलब लगभग 60-70 वर्ष की बात की घटना है। तो हम कैसे माने कि प्रताप की हार हुई इसकी? इस पर का प्रमाण, इससे और भी बहुत सारे प्रमाण है, पट्टे प्रमाणों का भी है। एक रामा सांधु एक बड़ा अच्छा कवि हुआ था, रामा सांधु, और उसका एक युद्ध में भाग लिया था। तो उसने एक काव्य लिखा महाराणा प्रताप का जुलना। उसका महाराणा प्रताप वो समकालीन था, हल्दी घाटी युद्ध में उसने भाग लिया था, और समकालीन होने हुए उसने आंखों देखे सारा वर्णन महाराणा प्रताप का जुलना में लिखा हुआ है। और उस जुलने के अंदर वो लिखता है, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर हमारी प्रताप की विजय हुई, उनको भागना पड़ा। तो इस प्रकार के मैंने समकालीन उदाहरण आपको दिए और सारी बातें बताई। हम कैसे माने कि मतलब प्रताप की पराजय हुई? इस प्रकार की बातें और भी बहुत सारी बातें, अगर आप आगे और भी आप समय दे दो, बता सकता हूँ 2-3 बातें और। जी बताइए। तो अच्छा, एक वो कन्हैयालाल सेठिया का एक कविता है, पातल और पिथल। पातल और पिथल में अरे गाछरी रोटी ही सदबर में नारो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ियो, राणा रो सो दुख जाग्यो। तो इस कविता को लेकर के लोग कहते अमर सिंह के हाथ से रोटी का टुकड़ा लेकर चला गया। तो मेरा ये मानना है कि अमर सिंह का जन्म हुआ 1559 के अंदर, उदयपुर की स्थापना हुई। तो उसके करीब 17 वर्ष के बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो प्रताप उस समय 17 वर्ष तो वो अमर सिंह उम्र हो गई। और ये घटना हल्दी घाटी युद्ध की आज की घटना है, बनविला रोटी का टुकड़ा लेके 3-4 वर्षों के बाद की होगी। तो 20 वर्ष के, लगभग 20 वर्ष का अमर सिंह हो सकता है। तो वो बालक कैसे रहा? वो राजकुमार था, पापी राजकुमार था। प्रताप के बाद उसको गद्दी संभालनी थी, उसके सब तरह अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई थी। उसका उस हाथ से रोटी का टुकड़ा कैसे ले जा सकता है? और पातल पिथल की जो के अंदर मैंने कन्हैयालाल सेठिया को से भी मेरी बात हुई। मैं कलकत्ता गया था राजस्थान के इतिहास का साहित्यकारों को लेकर के। तो उस समय मैंने उनसे निवेदन किया था मैंने कि इस प्रकार की कविता के अंदर आप ये अमर सिंह, मैंने सारी घटना उनको बताई कि इस प्रकार अमर सिंह था, तो कैसे ले जा सकते हैं? तो उनका मैंने तो टाट की जो किताब पढ़ी उसको आधार बना के लिखा, आप इसको साहित्य मानो, इतिहास मत मानो। मैंने कहा अगर हो सके तो आप इसको नानो से अमरियो चीख पढ़ियो की जगह नानो से टाबरियो चीख पढ़ियो, यूं लिख दो। के लिए अब इतने लोकप्रिय हो गए, मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन आप बात सही कह रहे हैं, मैंने टाट में जो पढ़ा वो सारा मैंने इसमें लिखा है। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान डॉक्टर देव कोठारी। डॉक्टर कोठारी, ये बताएं कि इतने साल अध्ययन, अध्यापन और उसके साथ साहित्य और संस्कृति और इतिहास से जुड़े रहने के बाद अब ये जो समय आया है, इस समय आपको क्या लगता है युवा पीढ़ी जो है उसकी पढ़ने पढ़ाने में या शब्दों में रुचि कम हुई है या उतनी की उतनी मौजूद है? रुझान, आज की रुचि तो है, पढ़ने में रुचि ऐसी, लेकिन उनका मूल उद्देश्य आज की आजीविका का प्रश्न उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। तो जो कुछ वो प्रयास कर रहा है पहले आजीविका के लिए कर रहा है, आजीविका मिलने के बाद उसका रुझान है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं जो जब तक नौकरी नहीं मिली तब तक निराश थे, नौकरी मिल गई तो उसके बाद संतुष्ट हो गए, फिर उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया, आज वो अच्छे लेखक के रूप में स्थापित है। तो ये उनका रुझान है, लेकिन उनको अवसर उस प्रकार का मिल नहीं रहा है। सबसे पहला रोजी रोटी का सवाल है। और सरकार आज जैसे अकादमी भी है, मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, अकादमी की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, साहित्यकारों का मतलब नेतृत्व का सम्मान हो रहा है, उनको आर्थिक सहायता मिल रही है, उनके प्रकाशन हो रहे हैं। तो इस वजह से लोगों में एक निराशा सी छा जाती है कि हम साहित्यकारों की ओर सरकार की रुचि कम है। इससे थोड़ा सी निराशा होती जरूर है, लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं है वो निराश हो। राजस्थानी के अंदर फिर भी आज की तारीख में बहुत कुछ लिखा रहा है, हिंदी में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत किताबें मेरे पास भी आती है। 2 दिन पहले मेरे पास किताब आई है, तो वो लिखते तो हैं, लिखना कम ताली है, लेकिन वो प्रोत्साहन जिसको मिलना चाहिए उस तरह का प्रोत्साहन मिलता नहीं है। जो पुराने जमाने के अंदर तो लाख पसावन करोड़ पसावन सब मिलते थे, आज की तारीख में उस तरह की परंपरा अकादमी शुरू की है, लेकिन अकादमी में काम लगभग 3 साल से लगभग ठप पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये सभी अकादमियों का, मैं केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदी की अकादमी भी है, दूसरी अकादमियां सब भी है। तो इसलिए रुझान थोड़ा सा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन परंपरा और लिखने का क्रम भी चाली। अभी एक यहाँ के नागौर के पास के एक बड़े कवि हैं, लक्ष्मणदान कवि हैं, उन्होंने करुणा सत्य लिखी है।
कोरोना काल के अंदर। उन्होंने मुझे लिखा कुछ दोहे, मतलब 3-4 दोहे मतलब भेजे। मैं कहीं 3-4 दोहे मत भेजो, मैं इसको आगे कहीं उद्धरण करूंगा, प्रस्तुत करूंगा। तो फिर उन्होंने 3-4 पेज भेजे कोरोना सत्सय के। तो उसका फिर मैंने 3-4 दोहों का, मैं यहाँ एक पत्रिका निकलती है अक्षय लोकजन, उसका मैं संपादक हूं। तो उसका संपादकीय के अंदर मैंने उनका उल्लेख कर, लक्ष्मणदास जी का उल्लेख करते हुए मैंने उस कविता उसको मैंने बताया कि किस प्रकार आज की तारीख में भी कोरोना होते हुए भी लोग किस प्रकार साहित्य की रुचि ले रहे हैं, किस प्रकार सक्रिय हैं। डॉक्टर कोठारी, जाते जाते बात करते हैं इस समय की। ये समय बड़ा कठिन समय मानवता के लिए भी, और उसमें साहित्यकार, चिंतक, विचारक सब शामिल, क्योंकि एक अदृश्य वायरस हम सबको भयग्रस्त किए हुए है, जिसका नाम है कोविड-19। बताएं कि इस वायरस के काल ने हमें, हमारे सोच, हमारे साहित्य को क्या कितना प्रभावित किया, कैसे प्रभावित किया है? साहित्य में रुचि समय मिलने से साहित्य जो लेखक है उनमें रुचि लिखने की बड़ी है। मैं अपनी बात करूं तो इस अवधि के अंदर मैंने बहुत काम किया, लेखन का काम बहुत किया। समय दिन भर खूब समय मिलता था, बाहर निकल नहीं सकते, नहीं थे बाहर निकलने की, लॉकडाउन किया हुआ था, मैं निकल घर पे सारा परिवार से भी बताइए बाहर मत जाओ। आज भी कहते हैं आप बहुत कम निकलो बाहर, फिर भी मास्क वगैरह निकल के जाना ही पड़ता है, सैनिटाइजेशन करना ही पड़ता है। तो उस अवधि में मैंने, जयाचार्य एक बहुत बड़े लेखक हुए, जैन धर्म के हैं, लेकिन उनके ऊपर मैंने लिखा है, निबंध मैंने लिखा है उसके ऊपर, कई 104 पेज का निबंध है, और केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली से वो प्रकाशित हो रहा है। उसके अलावा मैंने बहुत सारे दूसरी और भूमिकाएं लिखी, पुस्तकों की भूमिकाएं लिखी है। लगातार लेखन मेरा चालू है। अभी भी एक भूमिका मुझे अभी लिख रहा हूं, जो आजकल में मेरे हाथ में तो कलम है। तो उदयपुर के जो जितने भी जैन मंदिर हैं, जैन मंदिर की मूर्ति कला पर सारा काम किया। वो महिला है, मीना भैया है, और मिराकल्स कॉलेज में सर्विस है, उसने पीएचडी किया इसके ऊपर। तो वो कहती है इसकी भूमिका उदयपुर में आपके अलावा कोई लिख नहीं सकता है। मैं कहा मैं इतिहास का हूं, लेकिन मूर्ति मेरा विषय नहीं, मूर्ति कला मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लिख सकते हैं। तो वो मैं करीब 10 पेज की हूं, मैं करीब 4-5 पेज लिख चुके हैं। तो ये कलम मेरी निरंतर चालू है, कहीं मतलब बंद नहीं है। और संपादक उसका संपादन में करता ही हूँ, अक्षय लोकजन का मैंने कहा। तो समय तो मुझे बहुत कम मिलता है, इतना होते हुए भी। मैं तो समझता हूँ मेरे लिए तो वरदान हो गया कोरोना। लोगों को तो परेशानी होती है, कितना समय मिला और इसकी वजह से, ताकि मैं इतना कुछ दिख पाया। शायद कोरोना नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता इतना काम। डॉक्टर देव कोठारी, आपका हृदय से आभार।